नमस्ते दोस्तों। इसके पहले हमने बात की थी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट 23108, जो एक सब्जेक्ट है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। तो अभी ये एमएसबीटी का जो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, उसका दूसरा जो सब्जेक्ट है सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, और उसका सब्जेक्ट कोड है 23109। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे कि इसके सिलेबस के कंटेंट्स क्या है और इसमें चैप्टर कौन कौन से। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो टाइटल ही खुद से बताता है कि जो भी सेफ्टी कंसेप्ट है, सेफ्टी प्रैक्टिसेस है, जो स्पेशली इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के लिए है, वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की सभी सेफ्टी प्रैक्टिसेस और उसके डिटेल्स ये सिलेबस में रहने वाला है। तो जैसे अभी ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स है मशीन ऑपरेशन एंड गार्डिंग। तो ये मैक्सिमम सेफ्टी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग मशीनरीज रहते हैं। जैसे कुछ मैनुअल मशीनरीज रहते हैं, या सेमी ऑटोमेटिक रहेगी, या ऑटोमेटिक मशीनरीज रहेगी, या सीएनसी ऑपरेटेड मशीनरीज रहेगी, या ग्राइंडिंग के लिए मशीनरीज रहेगी, कटिंग ऑपरेशन के लिए रहेंगी, वेल्डिंग के लिए रहेंगी, रोलिंग के लिए रहेंगी, ब्रेजिंग ऑपरेशन के लिए। अलग अलग ऑपरेशन है, अलग अलग प्रोसेस है, उसके लिए कुछ ना कुछ मशीनरी रहे। अगर जो भी मशीन आप ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए गार्डिंग कंपलसरी रहना चाहिए। ये मैसेज आपको यहाँ से मिलेगा, और उसके लिए फिर अलग अलग प्रोविजन क्या क्या होनी चाहिए ये आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। जैसे यहाँ पे मशीन गार्डिंग का प्रिंसिपल क्या है, या मशीन गार्डिंग के लिए एर्गोनॉमिक्स प्रोविजन क्या है, क्योंकि आप किस पोजीशन में, किस पोस्चर में, गेस्चर में काम करते हैं, या फिर आपको कुछ बॉडी ओरिएंटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अभी किसी का बैक एक का इश्यू होता है, किसी का रिस्ट पेन करता है, किसी का शोल्डर पेन करता है। अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है तो आपके शायद मशीन पोजिशंस में या आपके बॉडी पोजिशन में कुछ ना कुछ इश्यूज है, और ये एर्गोनॉमिक्स में आप स्टडी कर सकते हैं। तो एक तो आप बॉडी गेस्चर पोस्चर बदल सकते हैं, या फिर आपको मशीन का कुछ एंगल बदलना है, या फिर उसका पोजीशन बदलना है, जो भी है, तो आप वो एर्गोनॉमिक्स ओरिएंटेड डिजाइन उसमें चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा गार्ड्स के कौन कौन से टाइप्स है, उसके डिजाइन क्या है, उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइप्स अगर गार्ड्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, कौन सा गार्ड कहाँ पे सुटेबल है ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलग अलग जो गार्डिंग के प्रोसीजर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर्स भी यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है, जैसे कि वुड वर्किंग मशीनरीज है, यहाँ पे पेपर ओरिएंटेड मशीनरी, रबर इंडस्ट्रीज में जो मशीनरीज यूज होते हैं, या फिर प्रिंटिंग मशीनरीज, स्पेसिफिक मशीन्स, टूल्स, ये अलग अलग जो मशीनरीज अलग अलग इंडस्ट्रीज में या अलग अलग वर्किंग के लिए, प्रोसेस के लिए यूज होते हैं। हर एक मशीन्स का क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या रहने चाहिए, सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या रहने चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या रहने चाहिए, ये आपको ये पहले चैप्टर में सीखना है। उसके अलावा आपको बिल्ट इन सेफ्टी डिवाइसेस या मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, फिर सेफ्टी डिवाइसेस के इंसिडेंटल टूल्स, और जीरो एक्सेस गार्डिंग, ये कंसेप्ट क्या है। तो ये अलग अलग कंसेप्ट्स, अलग अलग प्रिकॉशनरी मेजर्स, अलग अलग टाइप्स, क्लासिफिकेशन, सेक्शन रिलेटेड टू गार्डिंग, ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें चैप्टर 1 में, वो है सेफ्टी इन द यूज ऑफ मशीन्स, ये आपको पढ़ना है। इसमें क्या आपको पढ़ना है, पावर प्रेस। अभी जैसे जिसको पावर प्रेस ही मालूम नहीं रहेगी तो उसको पहले वर्किंग प्रिंसिपल आपको सीखना है, फिर उसमें अलग अलग टाइप्स के पावर प्रेसेस क्या रहते हैं, फिर उसके हजार्ड्स क्या रहते हैं, उसमें एक्सीडेंट होने के क्या चांसेस है, और फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेना है। उसके अलावा जो ऑपरेशंस रहते हैं, शेयरिंग, बेंडिंग, रोलिंग, ड्राइंग, टर्निंग, बोरिंग, मिलिंग, शेपिंग, प्लेनिंग, ब्रोचिंग, प्लीटिंग, ग्राइंडिंग, सीएनसी, रोबोटिक्स एक्सेट्रा। तो आज की डेट में अभी ये एडिशन है, रोबोटिक्स या रोबोट्स का यूज, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, या मैकेट्रॉनिक्स का यूज, ये सब बातें अभी ऐड होने वाली है। तो ये भी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में आपको सेफ्टी स्टडी करना है। उसके अलावा ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें, सेफ्टी इन द यूज ऑफ हैंड टूल्स एंड पावर टूल्स,
तो ये स्पेसिफिक फोकस है। तो जो भी आप टूल्स यूज करते हैं, तो कुछ टूल्स विदाउट पावर रहते हैं जिसको हम हैंड टूल्स बोलते हैं। अगर विथ पावर रहेगा, जैसे अभी सिर्फ ड्रिलिंग करना है, तो आप ड्रिलिंग मैन्युअली भी कर सकते हैं एक हैमर और नेल यूज करके, या फिर आपके पास एक ड्रिलिंग मशीन भी हो सकता है। तो डिपेंड है, आपके पास जो भी टूल्स रहेंगे उसमें आपको सेफ्टी स्टडी करना है। तो उसमें मेन कॉजेस, प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ एक्सीडेंट्स इन द यूज ऑफ हैंड एंड पावर टूल्स। तो ये सब एक्सीडेंट्स ओरिएंटेड टूल्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है। इसमें सेंट्रलाइज और पर्सनल टूल इश्यू सिस्टम्स पे रहता है, परचेज, स्टोरेज, सप्लाई ऑफ टूल्स, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर ऑफ टूल्स, पोर्टेबल पावर टूल्स, उसका सिलेक्शन, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर, सेफ यूज कैसे करते हैं। और ये अलग से थोड़ा सा कंसेप्ट है नॉन स्पार्किंग टूल्स। तो जहां पे हजार्डस एरिया रहता है, तो अभी अगर आप हजार्डस एरिया देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और रूल में भी उन्होंने बताया है, और स्पेशली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज या केमिकल इंडस्ट्रीज में भी उन्होंने हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन दिया है। नॉर्मली उसको पेट्रोलियम रूल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 0, 1 और 2 ऐसे जोन है, जोन 0, जोन 1, जोन 2। तो ये ऐसे 3 जोन है, उसमें आपको कंपलसरी नॉन स्पार्किंग टूल यूज करना है। उसके अलावा अगर आपको लगता है आपके यहाँ पे एलपीजी स्टोरेज है, सीएनजी स्टोरेज है, या फ्लेमेबल या एक्सप्लोसिव स्टोरेज है, और वहां पे आपको टूल्स यूज करना है, तो वहां पे प्रेफरेंस नॉन स्पार्किंग टूल का रहेगा। ठीक है, तो ये सब नॉलेज आपको ये पॉइंट में लेना है। उसके अलावा आपको जो वर्क प्लेस पे हजार्ड्स है, तो ये हजार्ड्स आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन स्पेसिफिक दिया उन्होंने, वेल्डिंग, गैस कटिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, बफिंग, पॉलिशिंग, ये सब आपके ऑपरेशंस। अभी जो लोगों को ये ऑपरेशन ही पहले मालूम नहीं रहेगा, तो उनको पहले ये ऑपरेशन क्या है वो मालूम करना चाहिए, क्योंकि जब ऑपरेशन मालूम रहेगा तो आपको वहां पे हजार्ड्स क्या रहते हैं वो मालूम होंगे। अभी उसमें भी हजार्ड्स कौन से है, मैकेनिकल हजार्ड है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड है, केमिकल हजार्ड है, कुछ अलग टाइप के एर्गोनॉमिक हजार्ड्स भी हो सकते हैं, या फिर कुछ बायोलॉजिकल हजार्ड हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हजार्ड हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हजार्ड हो सकते हैं। ये अलग अलग हजार्ड्स के टाइप्स हैं। लेकिन ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले ऑपरेशन या वो प्रोसेस मालूम चाहिए, और उसके बाद में फिर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करेंगे। तो अभी आपको अगर नॉलेज है कि ये प्रोसेस क्या है, अगर आपने आइडेंटिफाई किया है कि इसमें हजार्ड्स क्या है, तो फिर आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट प्रिवेंटिव मेजर पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रिवेंटिव मेजर कहाँ से आए। तो वहां पे आपको मगअप करना पड़ेगा, यानी वो सब याद करना पड़ेगा। तो ये डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इतना सिलेबस, इतने कंटेंट्स याद रखना डिफिकल्ट है। तो अगर आप कंसेप्चुअली जाएंगे, आपको समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको थोड़ा सा सिंपल होगा। तो ये ओवरऑल कंटेंट्स है चैप्टर 1 के। चैप्टर 2 में क्या दिया है, तो यहाँ पे चैप्टर 2 हैंडलिंग और स्टोरेज के ओरिएंटेड है। तो जो भी मटेरियल आपके इंडस्ट्रीज में अवेलेबल है, तो कुछ इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट्स और फिनिश प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहता है। कुछ जगह आपको सिर्फ केमिकल इंडस्ट्रीज, तो केमिकल सब्सटेंसेस रहेंगे। कुछ जगह आपका शायद मेटल ही आपका मेन मटेरियल रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे शायद इंजीनियरिंग वर्क है, उसमें आप शीट मेटल्स का यूज करते हैं, उसके कुछ मॉड्यूल्स बनाते हैं या फिर इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो ये मटेरियल आपका मेटल हो गया। कुछ जगह आपका केमिकल हो गया। अगर आपका फार्मास्यूटिकल यूनिट है या फिर कुछ ड्रग्स का यूनिट्स है, तो वहां पे जो मेन मटेरियल रहेगा वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी कि सॉल्वेंट्स या पाउडर हो सकते हैं। तो डिपेंड है आपकी इंडस्ट्री का टाइप कौन सा है, तो जो भी हो वो मटेरियल आपको हैंडल सेफ पॉइंट ऑफ व्यू कैसे करना है और उसका स्टोरेज कैसे करना है, ये जानकारी आपको ये चैप्टर 2 में मिलेगी। जैसे अभी आप अगर देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट मेन है आपका हैंडलिंग मटेरियल करने के लिए, मैनुअल हैंडलिंग एक है और दूसरा है मैकेनिकल हैंडलिंग। तो जो कन्वेंशनल प्रोसेस थी, अगर आप पुरानी इंडस्ट्रीज देखेंगे तो आज भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में मैनुअल हैंडलिंग प्रेफर करते हैं। तो जहाँ पे मैन पावर अवेलेबल है, चीप मैन पावर अवेलेबल है, और आपके पास टाइम भी है, क्योंकि मैनुअल हैंडलिंग में टाइम ज्यादा लगता है। और कुछ जगह आपको रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आपको कंपलसरी ये मैनुअली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उसमें सोफिस्टिकेशन या कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम्स या मैकेनिकल हैंडलिंग नहीं है।
तो ऐसी जगह आपको मैनुअल हैंडलिंग करना पड़ता है। तो उसमें आपको क्या पढ़ना है मैनुअल हैंडलिंग में? काइनेटिक्स, तो ये हैंडलिंग कैसे करते हैं उसका प्रिंसिपल, मैक्सिमम लोड आप कितना उठा सकते हैं, क्योंकि आपको ये मैनुअली हैंडल करना है ना, तो आपको लिफ्ट भी करना है, कैरी भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जाना है। तो ये सब बातें यहाँ पे आपको अलग अलग से करना पड़ेगी। तो जो भी मटेरियल आपको उठाना है, कैरी करना है, तो उसके अलग अलग शेप्स, उसके साइजेस और वेट्स, ये भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सिलिंड्रिकल ड्रम्स है तो उसको शायद कुछ अलग टेक्निक रहेगी, अगर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है उसके लिए अलग टेक्निक रहेगी, अगर आपके पास ज्यादा लेंथ की कुछ मटेरियल है, जैसे बाम्बू यूज करते हैं हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, या स्टील रॉड्स यूज करते हैं, या पाइप्स यूज करते हैं, तो उसके लिए अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगी। तो ये सब अलग अलग शेप, साइज और वेट के हिसाब से आपको मैनुअल हैंडलिंग की सेफर ऑपरेशंस प्रोसीजर्स आपको डिसाइड करना पड़ेगी। सेफ यूज ऑफ एक्सेसरीज फॉर मैनुअल हैंडलिंग स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, सेफ्टी इन स्टैकिंग एंड अनस्टैकिंग, तो ये भी एक पॉइंट है जो स्टोरेज के अंडर आता है। तो हम ये अगर मटेरियल लिफ्ट करते, कैरी करते, ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी उसको स्टैकिंग करना है, उसको स्टोर करना है, तो स्टैकिंग्स की भी अलग अलग टेक्निक्स रहती है, प्रोसीजर्स रहती है, आप कैसे करते हैं। और अगर आपको वो मटेरियल लेके जाना है कहीं पे दूसरी जगह, तो उसको अनस्टैकिंग बोलेंगे। तो ये लोडिंग और अनलोडिंग जो नॉर्मली हमको मालूम है, वैसे स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू स्टैकिंग और अनस्टैकिंग। तो यहाँ पे फ्लोर लोडिंग की कंडीशंस क्या है, ये भी आपको स्टडी करना है, उस हिसाब से आपको मटेरियल लोड या अनलोड करना है। फिर लेआउट की कंडीशंस क्या है स्टोरेज के लिए, एर्गोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैनुअल हैंडलिंग और स्टोरेज, तो ये सब अलग अलग पॉइंट्स आपको मैनुअल हैंडलिंग में दिखना है। मैकेनिकल हैंडलिंग में आपको क्या करना है, अभी आप मैकेनिकली उसको हैंडल कर रहे हैं, तो आपके पास शायद मशीनरीज होगी कुछ, या फिर आपके पास लिफ्ट एंड हॉइस्ट अरेंजमेंट रहेगी, या फिर आपके पास कुछ ट्रक्स रहेंगे, या फिर रोबोट्स रहेंगे, ये अलग अलग मशीनरीज आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके उसके डिजाइन, उसका यूज कैसे करना है, उसका प्रॉपर मैनुअल, सेफ्टी ऑपरेटर मैनुअल, उसका केयर कैसे लेना है, उसकी टेस्टिंग कैसे करना है, कब करना है, उसका इंस्पेक्शन कैसे करना है, मेंटेनेंस कब करना है, कैसे करना है, कौन एक्सपर्टाइज रहता है। जैसे यहाँ पे नॉर्मली कॉम्पिटेंट पर्सन एक वर्डिंग यूज होता है, तो कॉम्पिटेंट पर्सन ही यहाँ पे इंस्पेक्शन करता है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे बाद में, लेकिन ये सब बातें आपको यहाँ पे सेकंड चैप्टर में देखनी। जैसे अभी ये स्पेशली अगर आप देखेंगे तो मशीनरी ओरिएंटेड कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, अभी उसमें स्पेसिफिक अगर आप ट्रक्स यूज करते होंगे या फिर लिफ्टिंग टैकल्स, लूज गियर्स, कन्वेयर्स, तो ये सब की आपको केयर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट भी है, जैसे फैक्ट्री एक्ट में भी है, महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल में भी है। तो ये सब फॉर्म्स रहते हैं, अलग अलग इंस्पेक्शन की प्रोसीजर्स है, चेकलिस्ट है। उसके अलावा आपकी कंपनी की भी जो भी चेकलिस्ट रहेगी वो भी आपको देखना है। सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी ऑपरेशन, सेफ्टी लोकेशन, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, ये सेफ्टी टैकल्स के साथ वर्किंग लोड जो है, आप मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग करते हैं, तो वो इक्विपमेंट ओरिएंटेड आपको सभी प्रोसेसेस करनी है। वो आपको मेंटेनेंस भी देखना है, उसका इंस्पेक्शन भी रेगुलर करना है, लीगल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करना है, जिसको हम नॉर्मली कंप्लायंस बोलते हैं। तो ये कॉम्पिटेंट पर्सन, जैसे मैंने अभी बात किया था, ये कॉम्पिटेंट पर्सन ये सब देखेगा, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट ओरिएंटेड कॉम्पिटेंट पर्सन की डिफिनेशन है। तो जो भी पर्सन एक्सपर्ट रहेगा वो पर्टिकुलर फील्ड में, जनरली उसको कॉम्पिटेंट पर्सन बोलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ट्रक्स के बारे में, इंडस्ट्रियल ट्रक्स, तो इंडस्ट्रियल ट्रक्स का जिसको एक्सपर्टाइज है वो ओरिएंटेड कॉम्पिटेंट पर्सन अलग रहेगा। अगर जो क्रेन्स है, हॉइस्ट है, तो उसके ओरिएंटेड जो एक्सपर्ट पर्सन रहेगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन अलग हो सकता है। तो ये अलग अलग कॉम्पिटेंट पर्सन आपको शायद ओवरऑल नॉलेज देंगे, गाइडेंस करेंगे, और आपको इंस्पेक्शन की जो चेकलिस्ट है वो भी आपको क्लियर करके देंगे। चैप्टर थर्ड में आपको देखना है प्लांट लेआउट और उसका डिजाइन और हाउसकीपिंग। तो प्लांट लेआउट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके प्लांट में, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर जिसको प्लांट का एग्जैक्टली लेआउट क्या है ये मालूम नहीं है, या फिर कैसे होना चाहिए प्लांट ये मालूम नहीं है, तो आपको पहले लीगल रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए। और जब लीगल रिक्वायरमेंट हम बात करते हैं, इसका मीनिंग है वो पर्सन्स ने, वो एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ही उन्होंने फाइनल कंक्लूजन दिया रहता है, उसको हम लीगल रिक्वायरमेंट बताते हैं। जैसे अभी इंडस्ट्रीज में कंपलसरी 2 गेट होने चाहिए, वो गेट का विड्थ कितना होना चाहिए, रोड का विड्थ कितना होना चाहिए,
जो मेन आपका लोडिंग अनलोडिंग करने वाला रोड है वो कितना वाइड होना चाहिए, या फिर जो भी आपका स्टोरेज प्लेस है, जो भी आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वो कहाँ पे होना चाहिए, और उसकी स्पेस कितनी होनी चाहिए, वहाँ पे फायर हाइड्रेंट सिस्टम कहाँ पे होने चाहिए, वाटर टैंक का जो रिक्वायरमेंट है वो कितना होना चाहिए, या फिर ट्री प्लांटेशन कितना करना चाहिए। ये बहुत सारी बातें ये प्लांट लेआउट डिजाइन में आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी बताया सेफ्टी डिस्टेंसेस इसमें इंपॉर्टेंट है, फिर उसका प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, हाउस कीपिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोडिंग अनलोडिंग या जो एंट्री गेट एग्जिट गेट में ही कुछ रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे, तो वहां पे जाना आना भी मुश्किल होगा। और स्पेशली जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं, अगर इमरजेंसी रहेगी तो इवैक्यूएशन के टाइम पे वहां पे कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं रहना चाहिए। अगर बीच में कुछ रहेगा तो आपको भागना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये हाउस कीपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुअर हाउस कीपिंग की वजह से कौन कौन से एक्सीडेंट्स होते हैं ये आपको यहाँ पे स्टडी करना है। फिर स्क्रैप का भी एक इम्पोर्टेंस है, तो ये डिस्पोजल कैसे करना है, स्पिलेज कैसे अवॉइड करना है, या फिर जो अभी मैंने बात की थी कि एंट्री एग्जिट वाइड कैसे है, तो उसके एजल्स के जो मार्किंग रहते हैं वो मार्किंग सिस्टम क्या रहती है, कलर उसमें कौन कौन से यूज करते हैं, गुड हाउस कीपिंग के लिए कलर कौन से यूज करते हैं, या फिर हाउस कीपिंग में 5S सिस्टम क्या रहती है, जो जापानीज 5S सिस्टम है वो एग्जैक्टली क्या रहती है, उसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं, चेकलिस्ट क्या है। अगर कोई मशीनरी आप नए से खरीद लेते हैं तो वो नई मशीनरी खरीदते टाइम और खरीदने के बाद उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए, उसके लिए भी आपको चेकलिस्ट कैसे प्रिपेयर होती है, कंटेंट्स क्या होने चाहिए, ये भी आपको ये चैप्टर में सीखना है। फिर प्रिवेंटिव मेजर्स सेफ्टी और हेल्थ के ओरिएंटेड उसका रोल क्या है, अलग अलग जो स्टैंडर्ड्स और कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस रहती है, ये हाउसकीपिंग और प्लांट लेआउट ओरिएंटेड है, वो स्टैंडर्ड्स और कोड्स भी आपको देखना है। इसके अलावा आपको ये चैप्टर में बॉयलर्स भी देखना है, बॉयलर के ऑपरेशंस देखना है। स्पेशली यहाँ पे इंडियन बॉयलर मेंशन किया है, तो आपको इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट एंड रूल के हिसाब से आपको मेंशन करना है। उसके बाद में ये बॉयलर ऑपरेशंस में हजार्ड कौन से रहते हैं, उसमें सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेना है आपको, ये आपको पता करना है। तो जिन लोगों को बॉयलर ही मालूम नहीं है, बॉयलर ऑपरेशन क्या रहता है, बॉयलर कैसे ऑपरेट करता है, बॉयलर की माउंटिंग एक्सेसरीज क्या रहती है, बॉयलर के अभी तक के एक्सीडेंट्स क्या हो चुके हैं, ये पहले मालूम करो, उसके बाद में ये एक्चुअली टॉपिक सीखना चाहिए। फिर उसके अलावा बॉयलर के साथ ही ये थर्मिक फ्लूइड हीटर्स है, तो जिनको ये मालूम नहीं रहेगा वो पहले आप थर्मिक फ्लूइड हीटर क्या है वो पहले चेक कीजिए। थर्मिक फ्लूइड हीटर और उसके ओरिएंटेड जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ऑपरेशंस के हजार्ड्स और उसके प्रिवेंशन, तो ये ओवरऑल आपको थर्ड चैप्टर में सीखना है। उसके बाद में फोर्थ चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स ये मेन फोकस है। तो वर्क प्लेस पे जो भी इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स रहेंगे, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी में जाओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, कोई भी फर्म पे जाओ, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, पावर टूल्स, पावर इक्विपमेंट ये रहने ही वाले हैं। तो बहुत रेयर केसेस है जहां पे ये पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पावर की रिक्वायरमेंट है इसका मीनिंग है वहां पे पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग रहेगी, वो सिंगल फेज रहो 3 फेज रहो जो भी रहो, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड रहने के चांसेस है। इसीलिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हजार्ड्स, उसके एम्परेजेस वोल्टेजेस, ये आपको यानी कि करंट और वोल्टेज उसके लिमिट्स आपको मालूम होने चाहिए। ये लिमिट्स अभी लीगल रिक्वायरमेंट से आपको देखना है। बाद में सेफ्टी डिस्टेंसेस जो लाइंस वहां पे है इलेक्ट्रिकल लाइंस, उसकी सेफ्टी डिस्टेंसेस क्या रहने चाहिए, अलग अलग कैपेसिटी के कंडक्टर्स और उसका प्रोटेक्शन कैसे करना है, जॉइंट्स और कनेक्शन कैसे रहने चाहिए, या फिर जो पावर कट ऑफ ऑटोमेटिक होना चाहिए या मैन्युअली करना चाहिए, उसकी प्रोसीजर्स क्या है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, नो लोड प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या है, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन क्या रहता है, अर्थ इंसुलेशन क्या रहता है, या फिर कंटिन्यूटी टेस्ट क्या रहती है, अर्थिंग एंड बॉन्डिंग प्रोविजन जो नॉर्मली हम बात करते हैं तो वो अर्थिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वोल्टेज फ्लक्चुएशन कैसे करते हैं, ये सब इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स ओरिएंटेड आपको यहाँ पे स्टडी करना है। उसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड हजार्ड्स जो बोरोड न्यूट्रल्स ओरिएंटेड है, या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ओरिएंटेड हजार्ड्स, उसके हजार्ड्स एटमॉस्फेयर, उसके अलग अलग जो एरिया क्लासिफिकेशन मैंने जो बात किया था अभी,
कि जोन 0, जोन 1, जोन 2, तो ये भी आपको यहाँ पे स्टडी करना है। फिर उसका क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और यूज ऑफ इक्विपमेंट हजार्डस एरिया में, तो ये भी आपको स्टडी करना है। उसके अलावा यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट, तो जनरली अभी हमको थोड़ा बहुत मालूम रहता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल स्टडी करना है कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या रहता है, डिसिपेटर्स क्या रहते हैं, उसके ओरिएंटेड हजार्ड्स क्या रहता है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, और फिर अर्थिंग बॉन्डिंग प्रोविजन का ये स्टैटिक में रोल क्या है, और अर्थिंग रेजिस्टेंस के रिकमेंडेशंस क्या है। तो जब भी अभी बात करेंगे तो ये हम जनरल बात नहीं करेंगे, ये हमेशा हम लीगल रेफरेंसेस के ओरिएंटेड ही बात करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे उन्होंने बताया कि अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ये जनरल बात करने से अच्छा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी रूल, उसमें भी करंट अगर आपके पास रिकमेंडेशंस रहेंगे तो वो रिकमेंड की हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको लाइटनिंग अरेस्टर्स, तो ये कंसेप्ट हमको नॉर्मली मालूम रहता है कि कोई भी बिल्डिंग के ऊपर या इंडस्ट्री के ऊपर त्रिशूल टाइप में कुछ रहता है, वो मेटल जो रहता है वो एक्चुअली लाइटनिंग अरेस्टर है। तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि एग्जैक्टली लाइटनिंग अरेस्टर क्या रहता है, लाइटनिंग स्प्लैश क्या रहता है, लाइटनिंग स्ट्रोक क्या रहता है, लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम्स क्या रहती है, उसके कैरेक्टराइजेशन जो रहता है, हेल्थ अफेक्ट ओरिएंटेड, तो लाइटनिंग अगर हो गई तो उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है अपने बॉडी पे, फिर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स क्या है, साइड फ्लैशर्स क्या है, थर्मल इफेक्ट्स क्या है, मैकेनिकल इफेक्ट्स क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर्स के फंक्शंस कैसे हैं। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड पॉइंट्स जो है वो चैप्टर 4 में हम स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर 5 में अगर आप देखेंगे तो उसमें मेन फोकस है सेफ्टी एस्पेक्ट्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में। तो ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज दिया है, पहले जो हमने बात किया था वो जनरलाइज, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एग्जाम्पल लिया है, उसमें भी जो प्रोसेस रहेगी, जैसे ये पैटर्न मेकिंग रहता है, मेल्टिंग रहता है, मोल्डिंग रहता है, फोर्जिंग, चिपिंग, ग्राइंडिंग रहता है, ये सब प्रोसेस या ऑपरेशन जो है उसके बारे में आपको सेफ्टी एस्पेक्ट स्टडी करना है। उसके अलावा जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन है, जैसे अभी फेरस नॉन फेरस इंडस्ट्रीज है या फिर फाउंड्री स्टील प्लांट इंडस्ट्रीज है, हजार्ड जो ये प्रोसेस में रह सकते हैं, जो फर्नेस ओरिएंटेड रहेंगे, कास्टिंग ओरिएंटेड, फाउंड्री ओरिएंटेड, फोर्जिंग या हॉट एंड कोल्ड रोलिंग ऑपरेशंस, या फिर उसके ओरिएंटेड जो भी ऑपरेशन है, ये सब आपको हजार्ड्स पहले स्टडी करना है, और हजार्ड स्टडी करने के बाद उसको कंट्रोल कैसे करते हैं ये आपको स्टडी करना है। तो पहले आपको ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के बारे में प्रोसेसेस मालूम चाहिए, प्रोसेस मालूम होने के बाद आपको हजार्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद में आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जो हजार्ड्स एट वर्क प्लेसेस देखे थे हमने, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक है अभी मैकेनिकल हजार्ड्स, नॉइज या वाइब्रेशन हजार्ड, फायर हजार्ड, फिजिकल हजार्ड, टॉक्सिक एंड केमिकल हैंडलिंग हजार्ड्स। तो वर्क प्लेस में अगर ये स्पेसिफिक टाइप के हजार्ड्स रहेंगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इफेक्ट्स और उसका कंट्रोलिंग आपको स्टडी करना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में ये स्पेसिफिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आपको प्रोसेस पहले मालूम चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये प्रोसेस दिया है, फिर आप हजार्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर कंट्रोलिंग। सिमिलर मैनर में आपको एग्रो इंडस्ट्री या शुगर इंडस्ट्री का प्रोसेस, फिर उसके हजार्ड्स और उसका कंट्रोलिंग। सिमिलरली डॉक ऑपरेशन क्या रहता है, और फिर उसमें जो मेजर ऑपरेशन है यहाँ पे कार्गो ओरिएंटेड ऑपरेशंस रहते हैं, जिसको हम ऑन बोर्ड ऑपरेशंस करते हैं, या फिर ऑन शोर या अलॉन्ग शोर ऑपरेशंस रहते हैं, या वेयर हाउस ऑपरेशंस रहते हैं, डेंजरस गुड्स आपको हैंडल करना पड़ता है, कंटेनर ऑपरेशंस रहते हैं, उसमें स्पेशली लोडिंग और अनलोडिंग मेन एक्टिविटी है। तो लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे आपको जो भी सेफ्टी एस्पेक्ट्स है वो आपको यहाँ पे स्टडी करना है। अभी लोडिंग अनलोडिंग मेन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे लिफ्टिंग अप्लायंसेस, लूज गियर्स, वायर रोप्स, ये सब आपको स्टडी करना है। उसके अलावा आपको जो मालूम है वो आपको मेन सेफ्टी के साथ हेल्थ भी आपको चेक करना है। तो हेल्थ इफेक्ट्स कुछ है क्या, एडवर्स इफेक्ट होता है क्या बॉडी पे ये जब ऑपरेशन करते हैं, तो ये भी आपको देखना है। तो ये 5th चैप्टर में आपको ओवरऑल सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज और स्पेसिफिक इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल, शुगर और डॉक ऑपरेशन स्टडी करना है। 6th चैप्टर जो है उसमें आपको डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में आपको पढ़ना है, और उसके अलावा हीट ट्रीटमेंट भी पढ़ना है। तो डिस्ट्रक्टिव इसका मीनिंग है कि डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। जैसे अभी अगर आपको कार ऑपरेशंस मालूम है
कार फाइनल मार्केट में आने के पहले वहां पे टेस्टिंग होता है। अगर कार का एक्सीडेंट हुआ तो क्या, कार का अगर टायर फट गया है तो क्या। तो ये सब ऑपरेशन करने के लिए आपको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना पड़ता है, यानी कि वो कार कहीं पे आपको ठोकनी पड़ेगी जहां पे मेटल रहेगा या फिर वॉल रहेगी, और वहां पे जब डिस्ट्रक्शन होगा तो एक्चुअली डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी वो आदमी बचता है या नहीं है, या फिर उसको जो भी इंजरी आती है वो कहाँ तक आती है, चेक करने के लिए आपको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना पड़ेगी। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, और आज की डेट में वहां पे डमी मॉडल्स या रोबोट्स का यूज होता है। बाद में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जहां पे डिस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है लेकिन टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये टेस्टिंग के लिए अलग अलग टाइप्स है, जैसे यहाँ पे आप चेक कीजिए, डाई पेनिट्रेशन है, रेडियोग्राफी टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड टेस्ट है, एडी करंट मेथड है, थर्मोग्राफी है, या हीट ट्रीटमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स है। तो ये सब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर आएंगे। और टेस्टिंग जो डिस्ट्रक्टिव रहेगी वहां पे ब्रेक लोड टेस्ट, टेंसाइल लोड टेस्ट और कुछ बाकी के टेस्ट यहाँ पे रहेंगे। तो ये डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आपको पढ़ना है, और हीट ट्रीटमेंट भी आपको यहाँ पे सेफ्टी एस्पेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है। इसके अलावा ये चैप्टर में 6 चैप्टर में आपको स्पेसिफिक इंडस्ट्री दिया है, जो आईटी सेक्टर की या फिर इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, तो उसके सेफ्टी एस्पेक्ट्स क्या है। क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो आईटी इंडस्ट्रीज का परसेंटेज बढ़ा हुआ है, और आईटी इंडस्ट्रीज में काम करना जो है आपको बाहर से लगता है कि एकदम सिंपल है, आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो लोग एक ही जगह बैठ के कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते हैं उनके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो वो एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको हम नॉर्मली एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स बोलते हैं। तो जैसे अभी एग्जांपल दिया है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, तो मसल्स और स्केलेटन यानी बोन्स, इसके ओरिएंटेड अगर कुछ डिसीजेस पॉसिबल है तो ये आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में ये पॉसिबल है। जैसे अभी अगर मैं कंटिन्यू यहाँ पे टेबल टॉप बैठा हूँ विदाउट ब्रेक, तो यहाँ पे शोल्डर पे कुछ पेन आएगा, स्ट्रेस आएगा, रिस्ट पे कुछ स्ट्रेस आएगा, या फिर कुछ जो आपके फिंगर्स या थम्स है उस पे कुछ स्ट्रेस आएगा, या फिर अगर आप कंटिन्यू स्क्रीन देख रहे हैं तो आपके आईज पे भी स्ट्रेन आएगा। तो ये अलग अलग जो स्ट्रेसेस है और डिसऑर्डर्स है ये यहाँ पे दिया है। जैसे अभी यहाँ पे सीवीएस भी मैंने बताया, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन ओरिएंटेड है, इसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलेंगे। फिर ये इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स भी आ सकते हैं, यहाँ पे फिजिकल हजार्ड्स भी आ सकते हैं, रेडिएशन हजार्ड्स भी आ सकते हैं, फायर हजार्ड्स भी आ सकते हैं। उसके अलावा ये कार्पल टनल सिंड्रोम है, सीटीएस, और आरएसआई है, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। जैसे अभी कंप्यूटर या लैपटॉप ऑपरेट करना सिंपल टास्क है, लेकिन जब रिपीटेशन करते हैं हम 8 घंटे अगर आप वहीं पे काम कर रहे हैं और वही सेम काम कर रहे हैं, रिपीटेशन जिसको बोलेंगे, तो उस टाइम स्ट्रेन या स्ट्रेसेस और इंजुरी होने के चांसेस है। तो ये इसको आरएसआई बोलते हैं। और उसके अलावा फिर अलग अलग जो पब्लिक प्लेसेस है, जैसे मॉल से, सिनेमा मॉल से, या पार्किंग लॉट से, या फिर कमर्शियल सेक्टर्स में जो आप मॉल्स यूज करते हैं, ये अलग अलग जगह आपको सेफ्टी प्रोविजंस, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स और उसको कंट्रोल करना, ये सब आपको 6 चैप्टर में स्टडी करना है। तो ये एक्चुअली ओवरऑल 6 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर 20 मार्क्स वेटेज का है और बाकी के 5 चैप्टर 16 मार्क्स वेटेज के, तो टोटल 100 मार्क्स का ये 23109 सब्जेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद।